नमस्कार, जय हिंद। तो आ जाइए, यूपीएसआई के लिए जो हम पॉलिटी का आपको सीरीज उपलब्ध करा रहे हैं, उसी क्रम में आज हम चतुर्थ वीडियो पर यानी कि फोर्थ वीडियो, चौथे वीडियो पर पहुंच गए हैं। क्वेश्चन का लेवल जो है वह बिल्कुल एग्जाम के लेवल के बराबर है। कुछ प्रश्न जो रख रहा हूं मैं वह प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रख रहा हूं और बारीकी से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करा रहा हूं। सबसे बड़ी बात यही है कि कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाता है तो फिर आप गलत नहीं करते हैं एग्जाम में। ऐसे आप रट लेंगे तो एग्जाम में कंफ्यूजन होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा। आइए शुरू करते हैं समय की बचत करते हुए। पहला प्रश्न, धन विधेयक से संबंधित कथन, इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, इसे राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा इसमें संशोधन की अनुशंसा कर सकती है, इस पर दोनों सदनों की शक्तियां समान होती है। सही कथन कौन से हैं? ध्यान दीजिएगा, लोकसभा में प्रस्तुत किया तो जाता है। कथन ए तो बिल्कुल राइट है। कथन ए तो बिल्कुल क्या है भैया? कथन एक तो सही है, ठीक ना। लेकिन यहां तो है केवल एक और तीन, केवल दो, केवल चार। आगे चलते हैं। क्वेश्चन को अगर बारीकी से नहीं समझेंगे तो मैक्सिमम संभावना है कि आप गलत कर देंगे, पढ़े हुए होकर के गलत कर देंगे, जैसा इस प्रश्न में भी आप कर सकते हैं। देखिए आगे, इसे राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। देखिए, राज्यसभा में इसको प्रस्तुत किया जा सकता है क्या? यह जो धन विधेयक होता है यह केवल लोकसभा में पेश होता है, राज्यसभा में बस विचारार्थ भेजा जाता है। ध्यान समझिएगा, केवल पेश लोकसभा में होता है, राज्यसभा में बस उसको विचारार्थ भेजा जाता है। तो दूसरा नंबर ऑप्शन यहाँ गलत होता दिख रहा है। राज्यसभा इसमें संशोधन की अनुशंसा कर सकती है, अनुशंसा तो कर सकती है, लेकिन लोकसभा बाध्य नहीं है कि हम आपकी अनुशंसा को माने। तो यहां तो कह रहा है कि अनुशंसा कर सकती है, तो भैया अनुशंसा तो कर सकती है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। यानी कि तीन भी सही है, अनुशंसा कर सकती है, भले लोकसभा उसको माने या ना माने वो अलग बात है। इस पर दोनों सदनों की शक्तियां बराबर है? नहीं, बराबर कैसे है भैया? इसका तो माना भी नहीं जाएगा, लोकसभा चाहेगा मानेगा, नहीं चाहेगा नहीं मानेगा। यानी कि जो सही आंसर है वह कौन हो जाएगा? एक और तीन। अच्छा, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि केवल एक है। भाई केवल एक नहीं है, केवल एक नहीं है और केवल दो भी नहीं है, केवल चार भी नहीं है। सही आंसर हो जाएगा एक और तीन। बारीकी से अगर नहीं समझेंगे गलत हो जाएगा। चलिए आइए देखिए क्या कह रहा है अगला सवाल। यदि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य, और थोड़ा सा इसको हम नीचे करते हैं, बहुत अच्छा सवाल है ये। यदि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य बिना अनुमति के कुछ दिनों से अधिक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सीट रिक्त मानी जाती है। यह अवधि कितने दिन की होती है? भैया कह रहा है कि अगर संसद का कोई सदस्य है बिना आज्ञा के और वो क्या होता है? अनुपस्थित हो जाता है, बिना अनुमति के, बिना आज्ञा के वह क्या हो जाता है भैया? अनुपस्थित हो जाता है। अगर कितना दिन वो बिना अनुमति के अनुपस्थित रहता है तो उसका पद होगा समाप्त। चार ऑप्शन है, 60 दिन, 40 दिन, 1 महीना या 15 दिन। ध्यान दीजिएगा, संसद सदस्य की बात आए तो अगर ये 2 माह यानी कि 60 दिन अगर ये बिना बताए, 60 दिन अगर ये बिना बताए नहीं आते हैं तो ये माने जाएंगे कि भैया इनके सदस्यता अब समाप्त हो गए। लेकिन 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 जैसे मान के चलिए कि ये आज अनुपस्थित हुई, कब अनुपस्थित हुए? आज अनुपस्थित हुए, ठीक। 4 दिन के बाद क्या हुआ कि भैया लोकसभा का सदस्य हैं, लोकसभा का स्थगन हो गया, है ना, लोकसभा स्थगन हो गया, स्थगित कर दिया गया, और लोकसभा 2-3 महीना स्थगित रहेगा। तो 3 महीना में तो 90 दिन आ जाएगा और 4 दिन पहले वाला 94 दिन। तो क्या ये माने जाएंगे? ये निलंबित हो जाएंगे, मतलब इनका सदस्य समाप्त हो जाएगा सदस्यता? तो नहीं। अगर सदन स्थगित होता है, सदन को रोका जाता है
तो मान के चलिए कि सदन 2 माह के लिए रोका गया या 3 माह के लिए रोका गया, तो भैया मात्र इसका 4 दिन ही काउंट होगा। ध्यान समझिएगा, अगर स्थगन होता है तो 4 दिन की ही गिनती होती है, बाकी की गिनती नहीं होती है। फिलहाल इसका आंसर 60 दिन आपको याद रखना है। एक प्रश्न और बनता है इसी पर, क्या बनता है ध्यान समझिएगा। सवाल एक बनता है कि कोई मान के चलिए कि लोकसभा मतलब कि ये लोकसभा से चुनाव लड़ा है और लोकसभा से ये क्या हुआ है, जीत गया है। अब वो राज्यसभा से भी लड़ा है और राज्यसभा से भी वो जीत गया है, तो एक जगह तो उसको खाली करना पड़ेगा ना। इसमें कितना अवधि होता है, इसमें कितने दिन के भीतर खाली करना होता है। तो जब दोनों सदनों से आप जीत जाते हैं तो भैया 10 दिन के भीतर आपको खाली करना होगा। यहां 10 दिन होता है, यहां 60 दिन होता है। दोनों पॉइंट को आपको याद रखना है। चलिए तो आइए, तो थोड़ा सा और इधर करने की गुंजाइश है। चलिए ध्यान दीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कैसे हो सकती है। कौन करता है वृद्धि भैया, राष्ट्रपति की अधिसूचना से, संसद के अधिनियम से, संविधान में संशोधन से या सर्वोच्च न्यायालय के अनुरोध से। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि है। देखिए, न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि है तो सर्वोच्च न्यायालय के अनुरोध का कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं है, तो डी तो होगा नहीं। संविधान में संशोधन करने की भी आवश्यकता नहीं है, सी भी नहीं होगा। होगा क्या, ध्यान समझिएगा। फाइनली जो आंसर होगा वह होगा भैया संसद प्रस्ताव पारित करेगी। संसद प्रस्ताव पारित का मतलब कि राष्ट्रपति को वह अनुमति देगी कि भैया हमने एक ऐसा प्रस्ताव लाया है कि अब संख्या बढ़ानी है, तो संसद के प्रस्ताव से, और राष्ट्रपति उसको फाइनली कौन बढ़ाएगा, तो फाइनली राष्ट्रपति ही बढ़ाएंगे, है ना। यानी कि संसद के एक प्रस्ताव से राष्ट्रपति क्या करेंगे, उसकी संख्या में वृद्धि करेंगे। ध्यान रखिएगा, फाइनली वृद्धि राष्ट्रपति ही करेंगे, भले संसद के माध्यम से करेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं कि हटाएगा कौन। भाई नियुक्ति तो करेगा, हटाएगा कौन, तो हटाने का भी अधिकार, हटाना भी कौन भैया कर सकता है, तो हटाना जो है यह भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाएगा। हटाएगा कौन, तो यह भी राष्ट्रपति ही हटाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाए जाते हैं। लेकिन कैसे, संसद के, फिर वहां प्रस्ताव आएगा, संसद में आएगा प्रस्ताव, और वह प्रस्ताव विशेष बहुमत का प्रस्ताव होगा। दोनों सदन से यह प्रस्ताव पारित होने के बाद विशेष बहुमत में कुल सदस्य संख्या या उपस्थित या मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से वह पारित होना चाहिए प्रस्ताव, और उसके बाद राष्ट्रपति जो हैं वह दुर्व्यवहार कदाचार के आधार पर इनको हटाते हैं। तो हटाना भी राष्ट्रपति और बढ़ाना भी राष्ट्रपति। अब बात करते हैं कि वर्तमान में जो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट जो है, यहाँ वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में इनकी संख्या भैया 34। कैसे, एक हो जाते हैं मुख्य न्यायाधीश जिनको सीजेआई कहते हैं, और प्लस 33 अन्य न्यायाधीश, ठीक ना। सवाल आपसे पूछ सकता है कि मूल संविधान में जब मूल रूप से बना था शुरुआती दौर में, उस समय न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी कुल, तो जब शुरुआत हुआ था उस समय कुल संख्या था 8, जिसमें एक थे आपके मुख्य न्यायाधीश और 7 थे जो अन्य न्यायाधीश थे। यानी कि शुरुआती दौर में कुल कितना था, तो शुरुआती दौर में 8 था। डाउट क्लियर है। अगर किसी सवाल में शंका संदेह हो तो कमेंट करिएगा, संदेह अगली वीडियो में मिटाऊंगा। निम्न में से कौन संसद के सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय कर सकता है। संसद की सदस्यता का अयोग्यता है ना, कि संसद का सदस्य है उसको अयोग्य ठहराना हो तो कौन ठहराएगा भैया, निर्वाचन आयोग, लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय या राष्ट्रपति। देखिए यहाँ अंडरलाइन कर दिया गया है, राष्ट्रपति ही ठहराएंगे। कौन ठहराएंगे,
राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श लेंगे। देखिए इसमें अलग अलग मामला आता है, मामला यहाँ अलग अलग आएगा। जब दल बदल के आधार पर इसको आयोग ठहराना होगा तो लोकसभा का स्पीकर ठहराएगा, है ना। लेकिन दल बदल का कहीं जिक्र ना हो तो राष्ट्रपति ठहराएगा, लेकिन निर्वाचन आयोग के सिफारिश के बाद, ठीक। और अगर दल बदल का प्रावधान आता है कि दल बदल किया है, तब आयोग ठहरा देगा कौन? लोकसभा में लोकसभा का स्पीकर और राज्यसभा में सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति, है ना, वाइस प्रेसिडेंट। ये ध्यान रखिएगा, क्लियर है। एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं इसको और बता दूं थोड़ा सा डिटेल में। जब लोकसभा हटाते हैं किसी को दल बदल के आधार पर, तो उसे न्यायालय की शरण लेने का अधिकार होता है। इसका मतलब क्या कि दल बदल कानून के तहत अगर आपको हटाया जाता हो, इस कानून के तहत आपको अगर हटाया जाता हो, है ना, हटाया जाना, तब आप क्या कर सकते हैं? न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। दल बदल पर अगर हटाया जाएगा तो न्यायालय की शरण में आप जा सकते हो, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्लियर हो जाइए। बाकी बात कर लेते हैं, निर्वाचन आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान के 324 अनुच्छेद में है, ठीक ना। अगर आपसे पूछता है कि राज्य निर्वाचन आयोग, है ना, राज्यों के लिए, तो राज्य के लिए जो है निर्वाचन आयोग, याद रखिएगा, राज्य के लिए निर्वाचन आयोग 243 के में है, क्लियर। सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान के अनुच्छेद, अब 124 अगर आप पढ़ते हैं तो 124 में इसका उल्लेख है, ठीक ना। इसमें आता है 129 अनुच्छेद 1 जो महत्वपूर्ण है, यह है अभिलेख न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ऐसा लिखा गया है। लोकसभा अध्यक्ष की बात करते हैं कि किस अनुच्छेद में इनका वर्णन है, तो लोकसभा स्पीकर जो है वह अनुच्छेद 93 में, ठीक। राष्ट्रपति के बारे में मैं बता दूं, राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में है ना, कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में क्या है? अनुच्छेद 53 कहता है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी, संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होगी, है ना, वह राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 जब आएगा तो राष्ट्रपति के चुनाव की बात आ जाएगी, है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा, इतनी बातें आपको कम से कम यहां से सीखने को मिला होगा। आइए चलिए, भारत का संविधान निम्न में से किसकी गारंटी नहीं प्रदान करता है आपको? चलिए देखते हैं। अच्छा, संपत्ति के क्रय, अधिग्रहित या विक्रय करने का, क्या संपत्ति खरीदने का अधिकार आपको नहीं प्रदान करता है भारत का संविधान? देखते हैं आगे। देश में निर्बाध विचरण का अधिकार, शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन का अधिकार, किसी व्यवसाय या वृत्ति को अपनाने का अधिकार। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 19 से 22 है स्वतंत्रता का अधिकार, तो 19 के ए के तहत आपको देश में कहीं भी घूमने का अधिकार है ना, आप कहीं भी घूम सकते हो, सम्मेलन भी कर सकते हो, यह आपका मौलिक अधिकार है, व्यवसाय भी कर सकते हो, ये तीनों अधिकार है। लेकिन ये जो संपत्ति का अधिकार था, इसको मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया है, इसको निकाल दिया गया है भैया, मौलिक अधिकार अब ये नहीं है, मौलिक अधिकार से इसको निकाल दिया गया। अब इसे रखा गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 का के तहत, और इसे बनाया गया है कानूनी अधिकार, है ना, कानूनी अधिकार ये बन चुका है। अच्छा, जरा कमेंट कर सकते हैं आप लोग कि संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया? मैं दो ही ऑप्शन दूंगा, 42वां संविधान संशोधन से या 44वां संविधान संशोधन से। कमेंट बॉक्स आपका खुला है, आप कमेंट कर सकते हो। आ जाओ भाई,
चलिए देखिए, तो वह व्यक्ति जो संसद का सदस्य न हो प्रधानमंत्री बन सकता है क्या? अच्छी बात है भाई। संसद का सदस्य मतलब ना वो लोकसभा का सदस्य हो और ना ही वो राज्यसभा का सदस्य हो, लेकिन वो चाह रहा है कि हम प्रधानमंत्री बन जाए। ऐसा हो सकता है क्या कि भैया ना वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो और प्रधानमंत्री बनेगा? देखते हैं। 1 माह के लिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। 14 दिन के लिए? नहीं नहीं नहीं। जब तक राष्ट्रपति चाहे। भाई राष्ट्रपति चाहे ऐसा नहीं है, भारत संविधान से चलता है, राष्ट्रपति के चाहने से नहीं चलता है ना। तो बन सकता है, लेकिन कितने दिन के लिए? 6 माह के लिए। अब बन तो गया, 6 माह के बाद क्या होगा? 6 माह के बाद इन पर होगा कि भैया या तो आप राज्यसभा का सदस्यता प्राप्त कर लीजिए या तो आप लोकसभा का सदस्यता प्राप्त कर लीजिए। अगर आपको आगे रहना है तब, और नहीं रहना है तो ठीक, खत्म, हट जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, भारत का प्रधानमंत्री, आप अनुच्छेद 74 में पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति को सहयोग देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद का जो प्रधान होगा वह प्रधानमंत्री होगा। वहीं जब आप अनुच्छेद 75 में प्रवेश करोगे तो अनुच्छेद 75 कहता है कि उसी प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति करेगा। क्लियर? यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित आर्थिक न्याय का, देखिए आपने पढ़ा है ना, इस प्रस्तावना अगर पढ़ा होगा तो उसमें 3 प्रकार का न्याय है, पढ़ा है। एक है सामाजिक न्याय, दूसरा है आर्थिक न्याय और तीसरा है राजनैतिक न्याय, है ना। 3 न्याय है, यही सीक्वेंस में है, सीक्वेंस याद रखिएगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। आर्थिक न्याय का मतलब है कि समाज के सभी वर्गों में संपत्ति का जो हो समान वितरण हो, सभी लोगों में, सभी व्यक्तियों में संपत्ति का समान वितरण हो, है ना। गरीबों को सस्ता न्याय से संबंधित नहीं है, समाज आर्थिक क्रांति से नहीं है, न्याय के प्रशासन में समानता से नहीं है, संपत्ति का समान वितरण हो, इसका उल्लेख यही है। अच्छा ये बताइए, ये जो 3 प्रकार का न्याय है, यह प्रस्तावना में जो 3 प्रकार का न्याय उल्लेखित है, यह कहां से लिया गया है, किस देश के संविधान से इसको ग्रहण किया गया है? ध्यान दीजिएगा, यह रूस के संविधान से इसको ग्रहण किया गया। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। चलिए, निम्न कथनों पर विचार करें। संविधान के अनुच्छेद 12 की बात कर रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, संविधान का अनुच्छेद 12 बताता है, राज्य को परिभाषित करता है और कहता है कि राज्य में वो सब आएगा जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा संचालित होता हो। खुद विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सब राज्य के अंतर्गत आएंगे। वो सारी सरकारी संस्थाएं राज्य के अधीन आएंगी, ये आपको पता होना चाहिए। तो संसद एवं सरकार ये राज्य के अंतर्गत आएगा, राज्य विधायिका भी आएगा, भारत के सीमा क्षेत्र या भारत सरकार के अधीन स्थानीय एवं अन्य निकाय सब जो है सब राज्य में आएगा। यानी कि 1 2 3 तीनों सही है। बढ़िया प्रश्न है, ध्यान रखिए। आइए चलिए, निम्न में से किस अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने आत्मा एवं हृदय कहा था? आत्मा एवं हृदय किसको कहा था? तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसको कहते हैं। किसको कहते हैं? देखिए, है ना, यह है मूल कर्तव्य में, मूल अधिकार जब आप पढ़ते हैं अनुच्छेद 12 से 35, इसी के बीच आता है अनुच्छेद 32, ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे अंबेडकर जी हृदय और आत्मा कहे हैं।
समता का अधिकार अनुच्छेद आप 14 से कहां तक पढ़ते हैं? 18 पढ़ते हैं। शोषण के प्रतिशोध, तो शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद आप 23 और 24 पढ़ते ही होंगे, है ना। धार्मिक स्वतंत्रता आप पढ़ते हैं ना, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28। अरे नहीं पढ़ते हैं क्या? ये सब कुछ तो आपने पढ़ा ही है, बस याद नहीं। रिवीजन करेंगे याद होगा, निश्चित होगा। चलिए दोस्तों, मैं आप लोग के कमेंट का इंतजार बड़ी बेसब्री से कर रहा हूं, लेकिन देख रहा हूं कि आप लोग कमेंट वमेंट नहीं करते हैं, रुचि बहुत कम लेते हैं। क्यों रुचि कम लेते हैं भाई? क्या आपको जानकारी कम उपलब्ध करा रहे हैं, या आपको गलत पढ़ाया जा रहा है? जब आपको, देखिए हमें तो एक चीज देखे हैं, आप लोग ना ताम झाम वाला में ज्यादा फंसते हैं, जहां चकचुक मामला है, खूब हौ हल्ला प्रचार प्रसार, वहां फंसते हैं और बर्बाद कर देते हैं अपना बहुमूल्य समय। जहां आपको आपके हिसाब से चीजें मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पाती है, वहीं आप लोग ज्यादा समय देते हैं। और जो आपको एकदम बेहतरीन चीज उपलब्ध कराता है वो आप समझ नहीं पाते हैं, वैल्यू नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये बात बोला हूं, फ्यूचर में बहुत काम आएगा आपका। भारत का संविधान निम्न से किसकी गारंटी नहीं देता है, ये मैं करा चुका हूं, ये रिपीट हो गया। चलिए, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किस अधिकार को आपातकाल के दौरान नहीं छीना जा सकता है? आपातकाल जब लागू होता है तो अनुच्छेद 20 और 21 बरकरार रहता है, जिसमें 21 तो रहता ही रहता है। तो 21 कौन सा होगा? जीवन का अधिकार है अनुच्छेद 21। ये है 19, तो 19 समाप्त हो जाता है। घूमने फिरने भी 19 में ही है, ये भी समाप्त हो जाता है। संगठन भी 19 में ही, ये भी समाप्त होता है। अनुच्छेद 21 नहीं समाप्त होता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता नहीं समाप्त होता है। हाँ, 20 भी समाप्त किया जाता है कभी कभी, लेकिन 21 जो है वो स्वतः नहीं समाप्त होता है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता आपका बचा रहता है। तो ये राइट आंसर देखिए हो जाएगा। चलिए, निम्न से कौन संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं कहा गया है? आपको अगर राज्य का नीति निर्देशक तत्व पता है थोड़ा भी तो ये कर लेंगे। राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है वो अनुच्छेद कितने से कितने तक है? 36 से 51 तक। अब देखिए, ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में है, तो भैया 36 से 51 के बीच तो है ही। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में है, तो भैया 36 से 51 के तो बीच है ही। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है, तो भाई इसके बीच तो है ही। अल्पसंख्यकों द्वारा धार्मिक संस्थानों की स्थापना, देखिए अल्पसंख्यकों का अधिकार अनुच्छेद 29-30 में है, जिसमें धार्मिक संस्थानों की स्थापना की बात 30 में करता है। 29 में कहता है क्या? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, है ना। और 30 में इनको संस्थान खोलने का अधिकार है अल्पसंख्यकों को। तो 30 वाला नहीं होगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा भैया क्या? डी। बात करते हैं नीति निर्देशक तत्व। यह लिया गया है आयरलैंड से। कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। आयरलैंड ने स्पेन से लिया है। यह न्यायालय द्वारा लागू नहीं होता है, इतनी बातें ध्यान रखना है आपको, ठीक ना। निम्न कथनों पर विचार करिए। करते हैं विचार। देखिए, मूल कर्तव्य सदैव भारत के संविधान का हिस्सा रहे हैं, संशोधन द्वारा शामिल किए गए हैं, सभी भारतीय नागरिकों के लिए बाध्यकारी हैं, दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कर। देखिए, आप जानते हैं कि 42वां संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया, तो भैया ये मूल संविधान में कैसे होगा? ये तो बाद में जोड़ा गया, यानी कि ए ऑप्शन नहीं होगा। तो एक वाला काट दीजिए, सॉरी एक वाला काट दीजिए, एक वाला काट दीजिए। अब आइए 3, सभी नागरिकों के लिए बाध्यकारी है। मूल कर्तव्य के कहां बाध्यकारी है भैया? मूल कर्तव्य बाध्यकारी नहीं है, तो 3 भी काट दीजिए।
तो केवल 2 सही होगा। संशोधन द्वारा शामिल किया गया है और 2 बार हुआ संशोधन, एक बार 1976 में, एक बार 2002 में। इस बार 10 जोड़ा गया, इस बार 1 जोड़ दिया गया, कुल हो गया 11। क्लियर। मूल कर्तव्य भाग 4 का अनुच्छेद 51 का। क्लियर है? क्लियर है। लिया गया है कहां से? तो लिया गया है रूस के संविधान से। इतनी बातें ध्यान में रखनी थी। चलिए आइए आइए, देखिए कथन ए, भारत का राष्ट्रपति भारतीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है। देखिए, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ऐसा अनुच्छेद 53 कहता है। तो ए तो सही है, ए तो सही है। और देखते हैं कारण, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संसद एवं राज्य विधानसभा के चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। सही तो है ये भी। देखिए, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति को चुनते हैं। बिल्लो रानी ट्रिक याद रखिएगा, बिल्लो रानी, ठीक ना। तो संसद में आ जाएगा ना लोकसभा और राज्यसभा एवं राज्य के विधानसभा के चुने हुए प्रतिनिधि, मतलब निर्वाचित करते तो हैं। लेकिन भैया देखिए, ए तथा आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है ये। कार्यपालिका शक्ति व्याख्या ये नहीं कर रहा है। ये चुना गया है इसलिए थोड़ी कार्यपालिका शक्ति नहीं। कार्यपालिका शक्ति उसमें निहित होती है, चूंकि देखिए वो कार्य, सारा कार्य जो होता है वो राष्ट्रपति के ही नाम से होता है। केवल मंत्रिपरिषद सहयोग करती है ना, मंत्रिपरिषद सहयोग करती है। सारे कार्य जो हैं वह राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। तो ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है, ये तो चुनाव की बात कर दिया है। यानी ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आइए आइए, निम्न में से किस एक मामले में राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है? देखिए, राष्ट्रपति के पास बहुत कम शक्ति है कि वो खुद से निर्णय लें, बहुत कम शक्ति। ध्यान दीजिएगा, राज्यपाल को हटाने में भी वो खुद से नहीं हटाएंगे जब तक उनको मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद नहीं सलाह देगा। खुद से नहीं हटाएंगे। बिना किसी जांच के लोक सेवक को हटाने का भी निर्णय नहीं ले सकते हैं, ये भी नहीं है उनको अधिकार। अच्छा, एक बहुत नामी टीचर हैं, बहुत नामी, वो क्लास करा रहे थे, मतलब बता रहे थे बच्चों को, कह रहे थे कि जानते हैं राष्ट्रपति को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता है? क्योंकि अगर गिरफ्तार किया जाएगा तो वो माफ कर लेंगे अपनी। नामी है, देखिए नामी है, लेकिन अब कहीं ना कहीं इसमें तो चूक करे दिए हैं वो। राष्ट्रपति को जो क्षमादान की शक्ति है ना प्राप्त, वह बिना मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल के सहयोग से नहीं करते हैं। अपने से माफ नहीं करने का उनको अधिकार होता है। वो इस शक्ति का प्रयोग पूछ के करते हैं। तो अगर सर तक ये वीडियो पहुंच जाए तो सर सुधार लीजिएगा, बाकी बच्चों को भी सुधार, आप लोग तो सुधार लेंगे। हमारा जो है बाध्य नहीं है। तो लोकसभा के किसी सदस्य को अगर अयोग्य घोषित करना है, भाई अयोग्य है, निर्वाचन आयोग ने कह दिया कि अयोग्य है, तो वो मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद से पूछने नहीं जाएगा, वो करेगा। तो यहां मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आइए, राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, लेकिन राष्ट्रपति को उसके निर्णय मानने के लिए बाध्यकारी होना होगा। यह उपबंध निम्न में से किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तानाशाह कहेंगे क्या इसको? तानाशाह नहीं कहेंगे। जैसे राष्ट्रपति पर थोप दिया गया कि भैया जो हम भेजें मानना पड़ेगा, ऐसा कर दिया गया था। 42वां संविधान संशोधन हुआ था, वर्ष था 1976, वर्ष था 1976। 1976 में ऐसा कर दिया गया कि अगर राष्ट्रपति के सामने कोई विचार जाता है तो भैया आपको बाध्य है, आप करेंगे। लेकिन 1978 में फिर क्या कर दिया गया 44वां संविधान संशोधन में, कि उसको कह दिया कि चलिए एक बार विचार के लिए आप लौटा सकते हैं।
तो 78 में लौटाने के लिए किया गया, लेकिन यहाँ बाध्यकारी बनाया गया था 42वां संविधान सभा। आइए आते हैं आखिरी सवाल। देखिए, राज्यसभा के सभापति का चयन निम्न में से कौन करता है? बहुत ही बारीकी से पढ़िएगा तभी कर पाइएगा, नहीं तो नहीं कर पाइएगा। देखने में भले इजी लग रहा है, अगर इजी लग रहा है तो कमेंट कर दीजिए इसका आंसर, तब मैं जानूं कि आपकी तैयारी ठीक ठाक है। ध्यानपूर्वक समझिएगा, राज्यसभा के सभापति का, भैया राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के सभी सदस्य या संसद के सभी सदस्य, राज्यसभा के, संसद के, है ना, सभी सदस्य। बताइए बताइए बताइए। देखिए, राज्यसभा के सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। अब आपसे उपराष्ट्रपति का पूछ रहा है, अब आपको इसका बताना है। तो मैं राष्ट्रपति के लिए आपको क्या बताया था? विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, है ना, विधान, लोक, राज्य। लेकिन उपराष्ट्रपति में लोकसभा, राज्यसभा के सभी सदस्य होंगे, निर्वाचित और मनोनीत सभी। तो लोकसभा और राज्यसभा को आप संसद का नाम दे सकते हो, है ना। तो संसद के सभी सदस्य आप कर सकते हो, यानी कि संसद के सभी सदस्य, निर्वाचित नहीं, बी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, ऑप्शन होगा डी। तो ऐसे प्रश्न दे करके आपको फंसाया जा सकता है, जो कि आप बहुत आसानी से फंस सकते हैं। तो चलिए, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक अवश्य करिएगा। कहीं कोई दिक्कत, कमी, गलती महसूस हुई होगी तो कमेंट भी जरूर करिएगा कि भैया ये गलत है। और अगर आप लोग चाह रहे हैं कि टॉपिक वाइज भी आपको चीजें उपलब्ध कराई जाए, तब भी आपको कमेंट करना होगा। तो चलिए, इजाजत चाहते हैं, फिर मिलेंगे। नमस्कार।